देखिए क्वेश्चन में कहा गया है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ अ कंट्री। तो देखिए जो पावर है वो डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी में और जो भी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनमें, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है फेडरलिज्म। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। वांट नहीं होगा, वांटेड, ये तो अब हो गया है। तो कौन से ऐसे लीडर्स थे जो श्रीलंका में फेडरल सिस्टम चाहते थे, तो तमिल लीडर्स ऐसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड्स 192 कंट्रीज। देखिए वर्ल्ड की 192 कंट्रीज में से कितनी ऐसी हैं जो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को लागू करी हैं अपने अंदर, तो ये है 25 कंट्रीज। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, अ फेडरेशन हैज़ हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो कोई भी फेडरेशन होता है तो उसमें कितने लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, तो ये होते हैं 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ओवर विच समवन हैज़ अ लीगल अथॉरिटी। तो देखिए कोई भी लीगल अथॉरिटी अगर किसी के पास होती है किसी एरिया पे, तो उसको कहेंगे ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, द डैश डिक्लेयर्ड इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो क्या इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स की तरह डिक्लेरेशन देता है, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ना ही सुप्रीम कोर्ट देता है, ना ही पार्लियामेंट देता है, कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है दैट इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स। Next is question number 7. Which of the following does not involves independent states coming together on their own to form a bigger unit? देखिए इंडिपेंडेंट स्टेट जो हैं, पहली बात जो स्टेट्स होंगे वो कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट। भारत में जो स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स साथ में आते हैं और एक बड़ी यूनिट बनाते हैं। ऐसा यूएसए में होता है, स्विट्ज़रलैंड में होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, लेकिन भारत में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डज नॉट था, इसका मतलब ये इंडिया इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डोंट डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। तो देखिए नेशनल गवर्नमेंट और जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स है उसमें डिवीजन ऑफ पावर्स किस कंट्री में नहीं होता, ऐसा पूछा गया है। तो इंडिया में होता है, स्पेन में भी होता है, बेल्जियम में भी होता है, सिर्फ यूएस में नहीं होता। तो यूएसए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डैश फुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 में कहा गया है विच लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देखिए सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है जिसमें डिफेंस आता है, फॉरेन अफेयर्स आते हैं, बैंकिंग आता है, कम्युनिकेशन आता है, करेंसी आती है। तो ये किस लिस्ट में लाई करेगा, तो ये लाई करेगा यूनियन लिस्ट में या सेंट्रल लिस्ट में। ठीक है, और इस पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट यूनियन लिस्ट। कौन सी बात इसमें इनकरेक्ट है यूनियन लिस्ट को लेकर। ठीक है, तो फर्स्ट कहा गया है इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, बिल्कुल सही है। ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, तो इन सबको लेके बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड कहा गया है दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर्स। तो ये सब जो हमारे पास लिस्ट हैं, मतलब ये सब जो मैटर्स हैं, ये इस लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में इसलिए आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं पूरे कंट्री में एक ही जैसा रूल सब में अप्लाई हो। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन यूनियन लिस्ट। तो यूनियन गवर्नमेंट अकेले लॉज बना सकता है यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। इनकरेक्ट पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है विच हु हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेसिडरी सब्जेक्ट्स। तो रेसिडरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, देखिए कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो यूनियन लिस्ट में आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो स्टेट लिस्ट में आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे। जो तीनों में नहीं आते हैं उनको कहा जाता है रेसिडरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इस पे लेजिस्लेशन कौन करता है, तो यूनियन करता है। बी ऑप्शन इसमें सही होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी। विच लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। देखिए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट जो होते हैं जैसे पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, किसके अंडर आएगा, ये आएगा स्टेट लिस्ट के अंडर। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट को लेके बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉमन हो इंटरेस्ट के होते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ दोनों के।
ठीक है, तो वो आते हैं लिस्ट, वो सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गए, मैरिज हो गई, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये सब यूनियन लिस्ट में आएंगी, तो दोनों ऑप्शन सही हो गए। बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट मेंशन्ड इन दिस लिस्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट भी इस पे लॉज बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे लॉज बना सकता है, किस पे, कॉन्करेंट लिस्ट पे। इफ़ द लॉज कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों ने लॉज बनाए, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, दोनों के लॉज अगर अलग अलग है तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो स्टेट गवर्नमेंट के लॉज को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। किसके लॉज को कंसीडर किया जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट के लॉज को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, लिंग्विस्टिक स्टेट्स आर बेस्ड ऑन लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक से आपको पता चल रहा होगा लैंग्वेज बेस्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच लैंग्वेज वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया था कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, लेकिन बाद में इंग्लिश को भी इंक्लूड कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज हिंदी इज़ द मदर लैंग्वेज या मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट डैश परसेंट ऑफ इंडियंस। तो कितने परसेंट भारतीय हिंदी स्पीकिंग है ये आपको बताना है, तो सी ऑप्शन इसका सही है, दैट इज़ 40%। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें कहा गया है अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज़। देखिए गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है अगर 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं तो उसको क्या कहते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, जिसको हिंदी में मिली जुली सरकार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज़ वॉज टू स्टॉप इन। तो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए इंग्लिश स्टॉप करनी थी, कब स्टॉप करनी थी, 1965 में स्टॉप करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, बिसाइड्स हिंदी देयर आर डैश अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें 8th शेड्यूल्स में 8th जो शेड्यूल है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है, और 22 लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है, जिसमें से हिंदी भी है, और हिंदी के अलावा कितनी लैंग्वेजेस हैं, 21 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड गवर्नमेंट वर्क्स टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। देखिए स्टेट के पास खुद भी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है उनकी, और जितने भी स्टेट के काम होते हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज में होते हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ उर्दू को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें कहा गया द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव इन ईयर। तो मेनली यहाँ पूछा गया है जो 3 टायर सिस्टम है, जो पंचायती राज सिस्टम है, वो भारत में किस ईयर में आया है, तो वो आया है 1992। क्वेश्चन 23 है, ग्राम पंचायत इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर डैश। तो ग्राम पंचायत नाम से पता चल रहा है, ग्राम का मतलब क्या होता है, गांव, गांव मतलब है विलेज। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है किसकी, विलेज की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, द मेंबर ऑफ पंचायत समिति रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय डैश इन दैट एरिया। ठीक है, तो पंचायत समिति के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है, उसके जो मेंबर्स होते हैं उसका इलेक्शन के लिए कौन खड़ा होता है, मतलब कौन उसका इलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसको इलेक्ट कौन कर सकते हैं, तो जो पंचायत के मेंबर्स होंगे वो इलेक्ट करेंगे उनको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 25, कंसीडर द 2 स्टेटमेंट्स। बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल द पंचायत समिटीज़ और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद। तो जिला परिषद क्या होता है, सारी पंचायत समिति या मंडल जब साथ में आ जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, जिला परिषद कहा जाता है, और जिला मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट्स लेवल बॉडीज़ आर मेंबर्स ऑफ जिला परिषद। तो जिला परिषद के जो मेंबर्स दिए गए हैं वो कुछ यही हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं ये सही हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 26 देख लेते हैं, हु इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनसिपैलिटी। तो म्यूनसिपैलिटी जो होती है उसका पॉलिटिकल हेड कौन होता है। देखिए पॉलिटिकल हेड पूछा गया है तो म्यूनसिपल चेयरपर्सन होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन 27, रूरल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। ठीक है, तो रूरल लोकल गवर्नमेंट जो होती है उसको पंचायती राज भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कहा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। प्राइम मिनिस्टर रन्स द कंट्री, बिल्कुल सही है। चीफ मिनिस्टर रन्स द स्टेट, बिल्कुल सही है। चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद रन्स द डिस्ट्रिक्ट, ये गलत है। डिस्ट्रिक्ट को रन करने के लिए डीएम का मेन काम होता है, या ये कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है डिस्ट्रिक्ट का वो कौन संभालता है, डीएम संभालता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, पोखरन एक जगह है, आपको बताना है किस स्टेट में लाई करती है, तो ये राजस्थान में है। और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, एक जो हुआ था इंदिरा गांधी ने कराया था और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, अच्छा उस न्यूक्लियर टेस्ट का आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा कि उस न्यूक्लियर टेस्ट का ऑपरेशन क्या नाम था, क्या ऑपरेशन नाम से उसका नाम रखा गया था, किस ऑपरेशन का नाम रखा गया, उस ऑपरेशन का नाम क्या था आपको बताना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कहा गया द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक इन स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री, बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारे स्टेट्स हमारे कंट्री में आप लोग को पता होगा बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो लैंग्वेजेस के बेसिस पे ही हमारी कंट्री का ये कह सकते हैं बाउंड्री सेटअप करी गई हैं, जो भी स्टेट्स की बाउंड्रीज़ हैं, तो वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए ये कह सकते हैं बहुत बड़ा चैलेंज था, बिल्कुल सही है। 31 में कहा गया पोर्ट एलेग्री इज़ अ सिटी इन, तो ये ब्राज़ील की एक सिटी है, पता होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया एन एक्सपेरिमेंट टुक, पोर्ट एलेग्री में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वैसा ही एक एक्सपेरिमेंट हुआ था भारत में भी, जिसमें ऑर्डिनरी पीपल जो थे, जनरल पब्लिक जो थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था किसमें, डेवलपमेंट ऑफ लोकेलिटी के लिए। ठीक है, जो लोकेलिटी है उसको डेवलप करने के लिए अपनी राय रखी थी, तो वो कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था केरला में। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 33 है, इसमें कहा गया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम को लेके कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो अगर ध्यान से देखें आप तो यहाँ पर फर्स्ट में कहा गया देयर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और दी सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। सेकंड में कहा गया द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, ये भी सही है। थर्ड में कहा गया है द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ सुप्रीम, बिल्कुल सही बात है, सुप्रीम होती है और एक्सरसाइज करती है, ये सब चीज़ें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, पावर्स ऑफ सबऑर्डिनेट कांट बी ब्रॉडेंड एंड नैरोड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, इसमें ए बी और सी सही है, ये याद रखिएगा, जो पावर सबऑर्डिनेट्स के होते हैं उसको कम या ज़्यादा कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए बी और सी सही रहेंगे। 34 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं तीनों आप पढ़ लीजिएगा, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी आपको पता होगा, दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, बिल्कुल सही बात है, इतने छोटे होते हैं कि उनको इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बना सकते। विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी अदर एग्जिस्टिंग स्टेट, लेकिन उनको मर्ज भी नहीं कर सकते किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ में। दीज टेरिटरीज डोंट हैव पावर ऑफ स्टेट, इनके पास पावर नहीं होती है स्टेट्स की, सही है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव स्पेशल पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स होती हैं इन एरियाज़ के लिए, ये भी बात सही है। यहाँ पर देखें तो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं यूनियन टेरिटरीज़ के, जिसमें चंडीगढ़ है, हरियाणा है, लक्षद्वीप है, ठीक है, एनसीटी है जिसको दिल्ली कहते हैं। तो यहाँ पर लेकिन हरियाणा अगर आप देखेंगे तो हरियाणा एक यूनियन टेरिटरी नहीं है, हरियाणा तो एक स्टेट है, तो इसका आंसर डी गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। 36 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे आप देखें तीनों स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 37th में भी कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको लगता है इनकरेक्ट है तो वो आप देखते ही जान जाएंगे, पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें कहा गया है अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज, जो भी हमने बताया था ऐसा नहीं होता है, रूरल लोकल गवर्नमेंट जो होती है उसको पंचायती राज कहते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होएगा, बाकी जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये करेक्ट हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 38, इसमें कहा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है,
ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स, तो ग्राम सभा, ठीक है, उसके जो मेंबर्स हैं वो सारे वोटर्स हैं। नेक्स्ट, इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट। ये चारों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं पढ़ लीजिए आप लोग, बिल्कुल सही है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो ये सब कुछ ऐसे हैं जिनकी एक बार रीडिंग लगा ली जाए तो समझ में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे भी आप देखेंगे 39 क्वेश्चन में भी इनकरेक्ट आपको ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा। बस यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इट इज़ ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। तो देखिए, स्टेट और यूनियन में पावर शेयरिंग होती है, आपको पता होगा, लेकिन जो पावर शेयरिंग होती है उसमें चेंजेस लाना, मतलब जो प्रोसेस है, जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, जो स्ट्रक्चर बना है, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का बना हुआ है, उसमें चेंजेस लाना आसान नहीं होता है, ठीक है, अमेंडमेंट करना आसान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, इट इज़ ईजी टू मेक चेंजेस, ये स्टेटमेंट इसका गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है, मेंशन द की फीचर्स ऑफ 3 टायर गवर्नमेंट। तो थ्री टायर डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं आसानी से। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन, तो 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होती हैं। SC ST OBC के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 41, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम का की फीचर्स पूछा गया है, तो ये सारे की फीचर्स दिए गए हैं, इसको भी आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। अभी हमने पूरा फेडरलिज्म के बारे में आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, इसके बाद ये सब जो चीज़ें दी गई हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे फेडरलिज्म चैप्टर के, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे, थैंक यू वेरी मच। बाकी के जो भी हमारे वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और आसानी से अपना चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।